वो घर गया, मैं दूसरे दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट गया और हाथ पैर जोड़ के वहां से सारा पैसा वापस ले लिया। यहीं से फिर से रंगकर्म किया, रंगकर्म का शुरुआत किया। बहुत बड़ा बड़ा काम किया उसमें, 2-4 बार मुझ पर केस मुकदमा भी हुआ और इसी बीच मेरी शादी हो गई। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं रितेश परमार बिहार के सहरसा जिले से आता हूं और मेरा गांव कोसी का इलाका है, मतलब हर साल बाढ़ से ग्रसित रहने का इलाका है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के नाते आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि उस क्षेत्र की स्थिति कैसी है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वहां से आता हूं और आज मैं फिल्म बना रहा हूं। और फिल्म मेकिंग में मैं कोई अकेला नहीं हूं या कोई मैं अजूबा काम नहीं कर रहा हूं, या ऐसा भी नहीं है कि मैं पहला आदमी हूं जो अपने इलाके से या बिहार से कोई पहला फिल्म मेकर हूं। लेकिन इतनी सारी भूमिका बांधने से पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। आज भी अगर अपने घर में आप कहे कि मैं सामान पढ़ाई छोड़ के, मतलब कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, आप कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपने घर की स्थिति को समझ सकते हैं और घर वालों की प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं। आज भी आप करके देखें, अपने घर में बोले आप कि मुझे, अपने माँ बाप को बोले कि मैं रंगकर्मी बनना चाहता हूं, मैं फिल्म में आना चाहता हूं, देखिए क्या प्रतिक्रिया होगी। तो जरा सोचिए आप कि मैं ये बातें अपने घर में तब कहा जब मैं 10th का एग्जाम पास किया, तब कहा। अब आप सोच सकते हैं कि मैं जब घर में कहा होगा कि मुझे रंगकर्मी बनना है, मुझे आम पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब कोई डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं पढ़ना है, तो आप सोच सकते हैं कि घर वाले की क्या प्रतिक्रिया होगी। और मैंने ये फैसला लिया, लेकिन मेरी बात को किसी ने नहीं सुना और मुझे कहा गया मैट्रिक करने के बाद कि तुम जाओ और कोई इस ढंग की पढ़ाई पढ़ो जिससे भविष्य में अपने लिए और अपना जीविकोपार्जन कर सको। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था। प्रायः मैं क्लास में प्रथम आया करता था। तब आप समझ सकते हैं, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा करना, घर वालों की उम्मीद, और मैं एकाएक पानी फेर रहा था। मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, जबकि मेरे में ये लिखने पढ़ने की प्रतिभा बचपन से थी। जब मैं क्लास 5 में था तो मैं खुद से एक नाटक लिखा और मैं अपने गांव के रंगमंच, जो दशहरा के समय हर साल हमारे गांव में नाटकों का मंचन किया जाता है, जब मैं क्लास 5 में था, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, तो मैं नाटक लिखा और अपने गांव यानी सरोजा के नाट्य कला परिषद के द्वारा दशहरा के समय में खुद के डायरेक्शन में वो नाटक किया। और इतना ही नहीं, एक गांव नहीं, हमारे गांव में उस समय अगल बगल के करीब 50 गांव के लोग नाटक देखने आते थे। और उसी समय से मैं अपने गांव में नहीं, अपने पूरे इलाके में रंगकर्मी के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक लेखक के रूप में बचपन में ही ख्याति प्राप्त कर लिया था। इन सभी के बावजूद मुझे कहा गया कि ये नाटक फाटक से काम नहीं चलने वाला है। और फिल्में, आप सोच सकते हैं 90-91 में फिल्म के बारे में सोचना, आज की तरह इतनी सुविधाएं नहीं थी, न इतने सारे चैनल्स थे, न OTT प्लेटफॉर्म थे। एक दूरदर्शन था और दूसरा फिल्म था। सफलताएं शून्य। कुछ एक लोग जाते थे, किसी के बारे में सुनते थे, लेकिन लोग समझते थे कि इसमें जाना मतलब अपने आप को बर्बाद करना, अपने बेटे से हाथ धो लेना। दूसरी परिस्थिति थी कि सामाजिक मान्यता। आप भले ही अच्छा रंगकर्मी हो जाए, जब तक आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं करते हैं, तब तक आपका समाज, आपके अगल बगल का लोग आपको यही कहेगा, क्या कर रहे हो, नाटक? नहीं, मैं छोटी मोटी फिल्में भी बना लेता हूं। अच्छा, साइड में बोलेंगे नचनिया के बनिया। आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग, सगा संबंधी आके पूछेंगे कि क्या करते हो, तो कह दो नाटक करता हूं, कह दो फिल्में करता हूं, एक्टिंग करता हूं, डायरेक्टर करता हूं, लिखता हूं। अरे ये नहीं पूछ रहा हूं करते क्या हो,
जिसका आपके जिंदगी में योगदान शून्य होगा, वो भी आपसे बात करने इसलिए आएंगे कि उनको मजा लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको भी अपना अनुभव शेयर करते हुए बताता हूं कि आप अपने मन में ठान लो कि हमको क्या करना है। उसके बाद अपने माँ बाप गुरुजनों को कन्विंस करो कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो, आप अपने मन से करना चाहते हो और आपको अपने पर विश्वास है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो। अपने अंदर के प्रतिभा को टटोलो कि वाकई तुम ये काम के लायक हो कि नहीं हो। अब ऐसा नहीं, आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, रंगकर्मी बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं। अब अंदर की प्रतिभा शून्य, लगे हुए हैं। बाद में रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे सुसाइड, फ्रस्ट्रेशन। ये क्यों होता है? देखा देखी में। चलो कोई है, देख लिए टीवी पर, अच्छा बड़ा नाम है इनका भाई, बहुत बहुत फेमस है ये, तो हम भी ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं, आजकल के युवाओं में स्थिति है। आप अपने अंदर को देखो कि आप कर क्या सकते हो। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि मैं इसी के लिए बना है, तब तो ठान लो, और यहां से ठान लो और तब कोई काम करो तो जरूर सफलता मिलेगी। और हां, एक बात और याद रखना, गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये सोच के किसी भी क्षेत्र का चुनाव नहीं करो कि मुझे यहां पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ये तो आपके हाथ में नहीं है। हर कोई जानता है कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आप वही करो। परिणाम सोच के अगर कर्म करोगे ना, तो कुछ दिक्कत हो सकती है। आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इसलिए मैं भी अपना खुद का फैसला लिया और ठान लिया, और मैं अपने गांव से सीधा पटना आया। घर के लोगों को यह कहकर कि मैं मेडिकल की तैयारी करने जा रहा हूं। यहां आया, मेरे भाई मेरे साथ आए, मेडिकल के कोचिंग में मेरा एडमिशन कराया। मेरा भाई वापस आया, वो घर गया, मैं दूसरे दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट गया और हाथ पैर जोड़ के वहां से सारा पैसा वापस ले लिया। क्यों ले लिया? बाद में घर को दे दिया, घर वाले को दे दिया। क्यों ले लिया? कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। मेरे पापा बोले ठीक है, अब तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन कुछ, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इससे क्या होगा, तो कुछ ऐसा कोर्स करो। तो लिखता पढ़ता था ही मैं, तो बाद में इंग्लिश ऑनर्स किया और पत्रकारिता का कोर्स किया। लेकिन पत्रकारिता की नौकरी कभी नहीं की, क्योंकि मैं नाटक रंगकर्म में लग गया, सिनेमा के लिए रास्ता खोजने लगा, क्योंकि उस समय इस तरह की सुविधा नहीं थी। ग्रेजुएशन करते करते तकरीबन मैंने 12-13 किताबें लिखी नाटक की, 2 उपन्यास भी लिखा, पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपना शुरू हो गया। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया। एशियन एज, कुछ अच्छे जगह पे जाके इंटर्नशिप किया, लेकिन दिमाग में वही था कि रंगकर्म करना है और अंतिम पड़ाव मेरा फिल्म है। दिमाग में वही था। फिर लौट के मैं बंबई नहीं गया किसी कारणवश, और मैं वापस पटना आया। यहीं से फिर से रंगकर्म का शुरुआत किया। यहां जब मैं अपने दोस्तों के बीच ये बोलता था कि मुझे फिल्म बनानी है, तो पटना के दोस्त थे, कहते थे ये मुश्किल है, पटना में रह के फिल्म। अगर आप ठान लेते हैं ना, तो दुनिया का कोई चीज मुश्किल नहीं है। मैं इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव था, उस गांव के लोग बहुत डरे हुए रहते थे। इसलिए डरे हुए रहते थे कि 10 दिन 15 दिन पर एक बहुत बड़ा राक्षसी आकार का व्यक्ति आता था और उस गांव के किसी व्यक्ति को एक रात लेके चला जाता था। 10 दिन 15 दिन पर एक आदमी को खा जाता था, मार देता था। एक बाहरी आदमी एक दिन वो गांव आया, गांव के लोग अपनी बातों उनके सामने रखा कि कहा तुम लोग इतने हो, उस राक्षस से डरते क्यों? तो कहा उन लोगों ने
कि ही इज टू बिग टू किल। वो आदमी हंसने लगा। उसको हंसते देख गांव वाले कहा, मजाक उड़ा लीजिए, जितना मजाक उड़ाना है उड़ाइए हमारी स्थिति पर। कहा नहीं नहीं, तुम लोग ये क्यों नहीं समझते हो, ही इज टू बिग टू हिट। और वो कहानी जब मुझे भी कोई सुनाया तो मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी कि इतना बड़ा क्षेत्र है फिल्म का, और धीरे धीरे समय भी बीत रहा था, नए नए चैनल्स आ रहे थे। तो मैं सोचा कि मैं क्यों पीछे जाऊं। उस दरमियान में मैंने पटना में रंगमंच किया, पटना से बाहर भी, बिहार से बाहर भी जाके नाटकों का प्रदर्शन किया। और उसी समय हमने करीब 2006-07 में मैं हूं तनु नाम का एक शॉर्ट फिल्म बनाया जो एड्स पे बेस्ड था। और आपको आश्चर्य होगा, मेरी पहली शॉर्ट फिल्म, मतलब आप क्या बोले, उसकी काफी चर्चा हुई, बहुत सारे जगह पे गए, अवार्ड आया। उसके बाद तो हमें पंख लग गए। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं पत्रकारिता का कोर्स भी किया और बचपन से ही लिखने पढ़ने की आदत थी। हमारे एक रिलेटिव थे, उनका कुछ बड़ा मीडिया संस्थान में पहचान था। मैं दिल्ली छोड़कर वापस पटना आ गया। मेरे मम्मी पापा के दबाव में उन्होंने मुझे कहा, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कि जाओ उस अखबार में चले जाओ। अंग्रेजी का अखबार था, पटना से निकलता था। मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं कह दिया हूं कि तुम अच्छे स्टूडेंट भी हो, लिखता पढ़ते भी अच्छे हो, वहाँ जाओ, उनसे मिल लो। मैं गया ही नहीं, और उस फूफा जी से भी मैं 8-10 दिन तक, 20 दिन तक मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे नौकरी करनी ही नहीं थी। फिर घर के लोगों का दबाव आना शुरू हो गया कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, ये इक्का दुक्का डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, नाटक कर रहे हो, इसमें तो कुछ आय का स्रोत है ही नहीं। तब मैंने एक पत्रिका निकाली, मासिक, बिहार टुडे। लेकिन आपको क्या बताएं, वो मासिक पत्रिका 3-4 साल तक मैं चलाया। हर महीने उसकी स्टोरी हिट होती थी। जितनी भी पत्रिका छपती थी मिलती नहीं थी बाजार में फिर दोहरा के। इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट किया मैं, बहुत बड़ा बड़ा काम किया उसमें। 2-4 बार मुझ पर केस मुकदमा भी हुआ। अच्छा चल रहा था, लेकिन एकाएक मुझे बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? कि मैं क्रिएटिव आदमी था, और मैं क्रिएटिव आदमी था तो मैं उसके विज्ञापन, ये सारे जो चीज़ें होती है, मैं उस पर सफल नहीं हो सका। मैं समझ गया कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। ये मेरे लिए नहीं है कि विज्ञापन लाओ, जो रास्ता है, जो तरीका है, वो मुझे सूट नहीं किया। क्योंकि मुझे कुछ और करना था। मुझे फिल्में बनानी थी, मुझे किताबें लिखनी थी, मुझे नाटक करना था। और इसी बीच मेरी शादी हो गई। तो मैं ऐसे सोचा क्या करूं। कुछ लोगों ने कहा, मेरी वाइफ का भी दबाव था, परिवार का तो पहले से था, कि नौकरी कर लो। एक जगह मैं काफी दबाव में था, तो मैं सोचा कि कर ही लेता हूं। फिर उसी फूफा जी का फोन आया कि चले जाओ, और मैं चला गया। जिनके पास भेजा उनसे मिलने गया। वहां उन्होंने मुझे एक आर्टिकल लिखने को बोला, मैं लिख दिया। और कुछ देर के बाद अंदर से वो बाहर आए, बोले बहुत अच्छा लिखते हो, तुम कल से आ सकते हो। एकाएक मेरे नाना जी, महाकवि आरसी प्रसाद सिंह की कविता याद आ गई। न बनराज को पिंजरा है सुहाता, न गजराज को मत अंकुश गवारा, अभी और कुछ दूर चल नाव लेकर, न जाने किधर से बुला ले किनारा। मतलब अब बनराज शेर को पिंजरे में नहीं बांध सकते, गजराज हाथी को पसंद नहीं है वो अंकुश। तो मैं अमर चेतना का शिल्पी, मुझे नौकरी नहीं करनी थी। और मैं उनको बोला कि सर, मैं अपने जेब से दूसरा आर्टिकल निकाला, मैं दरअसल इसको छपवाने आया था। वो मुस्कुरा दिए, और नेक्स्ट डे वो समीक्षा नाटक के छप भी गई, और मैं वहां से नौकरी का विचार सदा के लिए त्याग दिया। आप दशानन के बारे में जानते होंगे, रावण अपने समय का बहुत ही विद्वान और वीर पराक्रमी राजा था।
कुछ बुराइयां थी जिसके कारण राम से उसकी दुश्मनी हो गई। युद्ध क्षेत्र में जब रावण मरा पड़ा हुआ था, रावण को बाण लग गया था, मौत उसके करीब थी, तो राम लक्ष्मण को बुलाए, कहा लक्ष्मण, इस संसार से भी एक प्रतापी राजा या एक वीर राजा ही नहीं जा रहा है, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति इस संसार को छोड़ रहा है। अच्छा रहता तुम उससे जाके कुछ शिक्षा ग्रहण करते। लक्ष्मण गया, उधर से लौट के आ गया, कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने कहा कि राम को भेजो। कहा तुम कहां खड़े हुए थे? तो कहा सर के पास। लक्ष्मण तो विजेता था, तो सर के पास खड़ा हुआ। राम ने कहा कि तुम विजेता के रूप में गए ना, तुम शिष्य के रूप में जाओ। सीखना अगर हो तो गुरु के पैर के पास रहो। और तब लक्ष्मण वहां गए। रावण ने उनको जो बात कही वो आज के संदर्भ में भी बहुत ही प्रासंगिक है। पहले तो मैं बताऊं कि आपको शिष्य बनना पड़ेगा। पहली सीख इससे ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जीवन पर्यंत आप सीख सकते हैं। तो गुरु होने की कोशिश ना करें, शिष्यत्व की भावना लाए, यानी अपने को शून्य समझे, अपने को खाली समझे और तब जाके किसी से शिक्षा ले। तो सबसे पहले जीवन में सफलता पाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए आपको शिष्य बनना पड़ेगा। और शिष्य बनने के लिए आपको खुद को खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि भरा हुआ गिलास लेके किसी के पास जाएंगे, पूरा पानी भर के जाएंगे और तब उसमें पानी आप दूसरे का कैसे लेंगे? रावण से एक शिक्षा ये। दूसरा उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, आज मैं मृत्यु के करीब हूं और सबको पता है कि काल मेरे कैद में था। काल मेरे कैद में था, जब चाहता मैं काल को समाप्त कर सकता था, यानी मुझे मौत नहीं होता। मैं मृत्यु को वरण नहीं करता, मैं काल को ही खत्म कर देता। लेकिन मैं घमंड में था, अरे कैद में है, कल कर लूंगा, कभी कर लूंगा, अवधि तो मेरे पास ही है। किसी काम को कल पर ना छोड़े। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। आप कोई भी काम करते हो, अगर आप समय का ख्याल नहीं रखते हो और ढंग से कि किस समय क्या करना है, किस समय का सदुपयोग कैसे करेंगे, और जिस दिन अगर आप ये सीख जाएंगे समय का सदुपयोग, कल पे किसी काम को नहीं छोड़ना और सीखने के लिए खुद को खाली करना, सफलता आपके कदम चूमेगी। अभी तक मैंने करीब 40 नाटकों का लेखन कर चुका हूं, जिसका कई जगह मंचन हो चुका है। 24-25 से किताबें छप चुकी है हमारी। 200 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री और एड फिल्में बनाया हूं। कम से कम 150 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म बनाया हूं। दूरदर्शन से सीरियल भी चला है मेरा लिखा और निर्देशित। 2 फीचर फिल्म बनाया हूं और अभी तीसरा फीचर फिल्म स्कूल ड्रेस बना भी रहा हूं, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पे है वो। ये सभी इतनी आसानी से नहीं हुआ। मैं जितने आसानी से आपको 1 मिनट में बोल दिया, इतना आसान नहीं था यहां तक पहुंचना। यानी आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कोई भी फैसला करोगे ना, हर कोई जीवन में परिस्थितियां हर समय आपके अनुकूल नहीं रहती। तो फिर एक चीज कहना चाहता हूं, अनुकूल परिस्थिति में हर कोई आगे बढ़ते हैं। सफल होना या कुछ प्राप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति को जो अपने अनुकूल ढाल लेता है, आप उसी को असल विजेता कह सकते हैं। एक अपने पौराणिक कहानी है, दशरथ। राजा दशरथ को पुत्र नहीं था। चारों तरफ उनके जो शुभचिंतक थे, चाहे उनके पुरोहित थे, सब लोग चिंतित थे कि महाराज की आयु बढ़ते जा रही है और इस राज अयोध्या का राज कौन देखेगा। लेकिन दशरथ जानता था कि उसे पुत्र होगा। जब भी इस तरह की बात होती थी तो वो निराश नहीं होता था। उसे याद आती थी श्रवण कुमार के पिता का वो श्राप कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे।
दशरथ जानते थे कि उनका श्राप खाली नहीं जाएगा और हमें पुत्र होगा ही, क्योंकि हमें भी पुत्र वियोग में मरना है। आप इसको इस रूप में देखिए कि अपने प्रतिकूल परिस्थिति को भी उन्होंने अपने अनुकूल कर लिया। इसका दूसरा उदाहरण है, अगर आप रामायण को ठीक ढंग से पढ़े होंगे तो उसमें एक पात्र है सुग्रीव। रावण जब सीता माता को हरण कर लिया था, रामचंद्र जी जब सुग्रीव के पास पहुंचे, सुग्रीव ने अपने लोगों को कहा कि सीता माता को खोजना है। और ये आपको बताते हैं कि सुग्रीव जिस जिस दिशा में भेजा, सबको बजाते उसने समझाया कि इससे यहां से इतनी दूरी पर ये राज है, यहां से इतनी दूरी पर ये राज है, वहां तुमको ये मिलेगा, वहां इस तरह की कठिनाई होगी, यहां ये दुर्गम रास्ता है, यहां ये सरल उपाय है, यहां ये सरल रास्ता है, तो यहां पहाड़ है। रामचंद्र जी जब ये उनको बोलते देखा तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनसे पूछा, सुग्रीव तुमको ये कैसे पता है? तो कहा, महाराज जब मैं अपने भाई बाली के डर से भाग रहा था तो मैं चारों तरफ गया, किसी ने मुझको शरण नहीं दी, लेकिन जिस जिस के पास गया, जहां जहां गया, मैं उस रास्ता मुझे याद आ गया। यानी आप समझिए कि प्रतिकूल परिस्थिति भी आदमी को ऐसा समय देता है कि वो प्रतिकूल चीज उसके लिए अनुकूल होता है। तो अपने जीवन में जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, उसको अपने अनुकूल बनाओ, अपने समान बनाओ। देखो कि तुम जीवन में सफलता तुम्हारे आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं भी यही किया। मैं जानता था कि पटना में कोई स्कोप नहीं है फिल्म लाइन का, कोई स्कोप नहीं है, मैं जानता था। मेरे दोस्त लोग, मेरे मित्र लोग, मेरे साथ रहने वाले लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कहता था, क्योंकि मुझे पटना में रहना था, क्योंकि मेरे बच्चे हो गए थे उसके, और मैं ठान लिया था कि मैं बम्बई नहीं जा सकता था, और पटना में ही रह के मैं आज फिल्म निर्माण कर रहा हूं। मैं इस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाया। आज तो हमारी एक बहुत बड़ी टीम है। आज मैं अपने जीवन से, अपने कर्म से, हमारे जो काम है उससे संतुष्ट हूं। मैं फिल्में बना रहा हूं, मैं नाटक भी कर रहा हूं, किताब भी लिख रहा हूं, और मैं अपने आप से संतुष्ट हूं। हो सकता था कि मैं अपने घर वालों के दबाव में आके अपना फैसला नहीं लेता, तो मैं डॉक्टर बन जाता, मैं इंजीनियर बन जाता, या कोई प्रशासनिक सेवा में चला आता, धन कमा लेता, यश कमा लेता। लेकिन एक कमी जरूर खटकती कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वो मेरा काम नहीं था, वो मेरा काम नहीं था। आज मैं अपने आप से संतुष्ट हूं, मैं अपने काम से संतुष्ट हूं और सफल भी हूं। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी कुछ करना चाहे, सफलता आपको नहीं रोकेगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर के प्रतिभा को सही ढंग से पहचाने और उस काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ठान लीजिए।